जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसे 75 शानदार क्वेश्चंस हम लोग साथियों देखने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं साथियों तो आपका एग्जाम क्रैक होना तय है। यानी कि इन 75 क्वेश्चन में साथियों कहीं ना कहीं सिलेक्शन छुपा है, हिंदी और सामान्य ज्ञान का वो निचोड़ छुपा है साथियों, जो आपको आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो परीक्षा से पहले अगर आपने साथियों इस क्लास में एंट्री की है तो इन सभी सवालों को देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। इसमें साथियों हम लोग देखेंगे हिंदी के कितने क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन, और आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूं साथियों 25 प्रश्नों का। यानी कि अगर साथियों हिंदी के इन 37 प्रश्नों में से 25 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब दे जाते हैं, तो आपकी हिंदी अच्छी मानी जाएगी। उसके अलावा साथियों सामान्य ज्ञान की जब हम बात करते हैं, सामान्य ज्ञान के इसमें 38 प्रश्न लिए गए हैं, और आपके भी साथियों यही क्रम है। आपके रियल एग्जाम में भी हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आते हैं। तो यहां पर आपका स्कोर साथियों 16 से 17 का रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों टारगेट आप क्रैक कर देते हैं तो मेरा मानना है कि 2024 में ही आपको वर्दी बहुत आराम से मिल जाएगी। तो पहले प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कि देवनागरी वर्णमाला में जो रे लिखा हुआ है साथियों ये क्या है। ये संकर व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, या व्यंजन है, या स्वर है? तो मैं कहूंगा ये तो साथियों स्वर है। क्या है? ये एक स्वर है, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, यहां पर रेखांकित पद है, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए नीली कमीज वाला, ये चीज क्या होगी? अगर मैं आपसे कहूं ना साथियों, ये एक तरीके से ये एक विशेषण है, ये लड़के की विशेषता ही तो बता रहे कि नीली कमीज वाला लड़का, लड़का कैसा था? नीली कमीज वाला लड़का था। तो ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, ये गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत चढ़ा बढ़ाकर यहां पर बात कही गई है कि हनुमान की पूंछ में अभी, ठीक है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका पूरी जल गई। तो कुल मिला के यहां पर अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। जब भी बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात कही जाए तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार ही होता है। उसके बाद देखिए भाई को बहुवचन साथियों क्या होगा? तो भाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? भाइयों हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, तो नेत्री होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिनका भी आंसर बी, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पादप का मतलब क्या होता है, यानी कि पादप का पर्यायवाची इसमें से मुझे बता दीजिए। तो पादप की अगर बात करते हैं साथियों, पादप को कहा जाता है पेड़ और पादप को कहा जाता है साथियों पौधा, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, शानदार क्वेश्चन है। देखिए कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनेगा, ये इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपका आंसर आपको क्या ध्यान रखना है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए भूतकाल को देखने वाला, वर्तमान काल को देखने वाला, भविष्य काल को देखने वाला, यानी कि इन तीनों कालों को देखने वाले के लिए अगर एक शब्द मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना चाहिए साथियों त्रिकालदर्शी। क्या आपको बताना चाहिए साथियों? त्रिकालदर्शी आपको बताना चाहिए। यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को देखने वाले को त्रिकालदर्शी ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है, या आपसे पूछा जाएगा कौन से वाक्य में साथियों बताइए सकर्मक क्रिया है। चलिए तो मैं आपको दोनों का ही कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अकर्मक क्रिया का भी और सकर्मक क्रिया का भी। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें बताइए सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं क्या पढ़ रहा है, तो आप कहोगे साथियों पुस्तक पढ़ रहा है। हो सकता है वो चिट्ठी पढ़ रहा हो सकता है वो पत्र पढ़ रहा हो। तो जहां पर सवाल बन जाए वहां पर साथियों सकर्मक क्रिया होती है। बना रही हैं, क्या बना रही हैं? शरबत बना रही हैं, खाना बना रही हैं, लस्सी बना रही हैं। तो यहां पर एक सवाल पैदा हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, शरबत पी रहा है। तो यहां पर भी एक सवाल पैदा हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी।
क्रिया यहां पर क्या है, रो रहा है, तो अब यहां पर कोई सवाल नहीं हो पाएगा। अब यहां पर कोई सवाल नहीं होगा तो क्या होगा, यही आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बाकी तीनों वाले आपके क्या हो जाएंगे साथियों, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस पीडीएफ को देख लीजिए। यहां पर अगर बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, तो री एग्जाम आपका जो होने वाला है ना साथियों, उसके लिए आपको एक पीडीएफ दी जा रही है। इस पीडीएफ में साथियों आपको क्या मिलेगा, जो अभी 18 फरवरी 2024 को जो 4 शिफ्ट हुई थी, यानी कि फरवरी 2024 में जो 4 शिफ्ट हुई थी वो आपको दी जा रही है। और उसके अलावा साथियों जो 2006 से कुल मिला के, क्या 2006 से 2024 तक की सभी शिफ्टें आपको दी जा रही हैं साथियों। और शिफ्ट वाइज यानी कि हिंदी होगी, जीके जीएस होगी, मैथ होगी साथियों, रीजनिंग होगी, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट होंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ साथियों कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। ये कैसे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, एक तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट वाली प्रीवियस पीडीएफ है, एक तो इसको लीजिएगा 25 रुपए में, और 20 रुपए की साथियों आपको एक और पीडीएफ दी जा रही है जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। मेरा मानना है अगर इन 10 प्रैक्टिस सेट को आप लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये साथियों 45 रुपए में ये दोनों चीजें साथियों दी जा रही है, कॉम्बो सेट दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर इन दोनों चीजों को आप लगा लेंगे तो 65 से 70% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। इस कैसे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा पीडीएफ को प्राप्त करने का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी टीम के व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर साथियों आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो एक बारकोड आपको दिया जाएगा। उस बारकोड पर आपको 45 रुपीज का पेमेंट कर देना है और तुरंत आपको साथियों पीडीएफ वहां से भेज दी जाएगी। तो कुल मिला के साथियों इन दोनों पीडीएफ को लीजिएगा और अपने एग्जाम को फतेह कीजिएगा। देखिए विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात कर दें कि अगर कभी भी सिर्फ आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। लेकिन अगर विश्व भी लग जाए, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह पॉइंट आप लोग साथियों क्या करेंगे, याद रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं अगले नंबर के प्रश्न की, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो कृष्ण गीतावली की अगर बात करते हैं तो इसके रचयिता कौन है साथियों, तुलसीदास हैं। तो जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। वाच्य कितने होते हैं मुझे बताइए। वाच्य की अगर बात करते हैं साथियों, एक होता है आपका कर्तृवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य, यानी कि वाच्य जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चिरंतन का विलोम साथियों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि चिरंतन का विलोम क्या होता है बताइए। तो चिरंतन का विलोम क्या होता है साथियों, नश्वर होता है। जिनका भी आंसर यहां पर अगर है ऑप्शन नंबर ए डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब मुझे बताइए कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ये फ्रेंच भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, डच भाषा का है या चीनी भाषा का है। तो एग्जाम में अगर आता है तो अंग्रेजी भाषा आपको बता देना है। उसके बाद देखिए जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं साथियों आज और योजक चिन्ह और कल, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों ही पद साथियों प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लग रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए आंशिक की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, इसमें प्रत्यय जो होगा ना वो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, एक हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द क्या है, कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो कहा नहीं जाता साथियों कि कुछ समय के लिए इंसान को रखा जाता है, उसका कामकाज देखा जाता है, अगर कामकाज उसका ठीक रहता है तो उसको फिर कंटिन्यू किया जाता है। इस चीज को क्या कहा जाता है, संविदा पर कहा जाता है। आपने भी ये शब्द सुना होगा कि वो तो भाई संविदा पर लगे हैं। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द साथियों संविदा होता है। और ये क्वेश्चन इस बार ट्रेंड करेगा साथियों, देखिएगा। जिसके सदस्य कोई दूसरा ना हो, यानी कि जिसके समान कोई साथियों दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। ठीक, ये तो अद्वितीय लिखा हुआ है जो गलत है, ये अद्वितीय लिखा हुआ ये भी गलत है, अद्वितीय ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जिसके सदस्य कोई दूसरा ना हो उसको साथियों अद्वितीय ही कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए महेश की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ईश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। इन पंक्तियों में अलंकार आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए।
देखिए इन पंक्तियों को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में बार बार साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन रोक सकता है उसकी गति, ये प्रश्न ही तो हुआ। उसके बाद देखिए फिर से साथियों, कौन रोक सकता है विपुलनाथ। तो जहां पर भी प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर प्रश्न अलंकार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। राइट आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं पावक के, पावक शब्द में अच्छा संधि कौन सी है, तो मैं कहूंगा यहां पर तो साथियों अयादी संधि है। कौन सी संधि, यहां पर अयादी संधि है और पावक का संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, पौ धन अक। यथेष्ट की अगर बात करते हैं यहां पर साथियों गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है और यथेष्ट का संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, यथा धन इष्ट। मध्वरी की अगर बात करते हैं, मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर कभी भी आधा अक्षर आ जाए और उसके बाद या और या वा आ जाए तो वहां पर साथियों यड़ संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, मध्वरी में यड़ संधि हो जाएगी। और प्रतीक्षा की अगर बात करते हैं साथियों इसमें दीर्घ आपकी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहां पर ये प्रतीक्षा की संधि विच्छेद सही नहीं है, यहां पर इक्षा होना चाहिए, इक्षा नहीं है। तो प्रतीक्षा की संधि विच्छेद साथियों प्रतिधन इक्षा होती है। तो कुल मिला के कौन सी संधि विच्छेद गलत थी, ऑप्शन नंबर ए वाली गलत थी। सही क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद देखिए एक और अजगर ही लखी, एक और मरकराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में साथियों आपसे रस पूछा जा रहा है। देखिए अजगर की यहां पर बात की गई है तो जाहिर सी बात है भय तो आएगा, यानी कि भयानक रस हो जाएगा। ऐसे आप लोग ट्रिक से पहचाना करिए। उसके बाद देखिए कर का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। देखिए कर की अगर बात करें, कर को टैक्स कहा जाता है, कर को किरण कहा जाता है, लेकिन कर को कल नहीं कहते हैं, कर को रात्रि नहीं कहते हैं, कर को व्यवसाय नहीं कहते, कर को टैक्स कहते हैं, किरण कहते हैं और हाथ कहते हैं। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा 23वें नंबर का, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि एक वाक्य यहां पर क्या है, शुद्ध है, और 3 वाक्य यहां पर क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए यहां पर पहली बात तो मैं अलग लिखा हुआ है और ने अलग लिखा हुआ है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, देखिए लिखी है लिखा हुआ है, लेकिन होना चाहिए लिखी। ये बहुत फर्क होता है लिखी और लिखी में, आप लोग फर्क नहीं समझते हो। देखिए मैं अनेक पुस्तकें लिखी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ये आपका बिल्कुल सही है। मैंने यहां पर भी वही चीज आ गई। तो कुल मिला के आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों छोटी छोटी चीजें देखा करिए। चलिए अगर बात करें साथियों, एक अपना ही चैनल है जिस चैनल का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन। इस अपने चैनल का साथियों क्या नाम है, इस अपने चैनल का नाम है टारगेट सिलेक्शन। रोज रात्रि कितने बजे साथियों, रोज रात्रि 8 बजे एक आपकी क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। कैसी क्लास होती है, लाइव क्लास होती है टारगेट सिलेक्शन पर, जिसमें आपके हिंदी को पढ़ाया जाता है सबसे पहले, उसके बाद जीएस को पढ़ाया जाता है, उसके बाद साथियों यूपी जीके को पढ़ाया जाता है, फिर साथियों रीजनिंग को पढ़ाया जाता है, फिर मैथ को पढ़ाया जाता है। यानी कि रात्रि 8 बजे सभी विषयों का एक तरीके से निचोड़ आपको दिया जाता है। सभी विषयों के जो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, बहुत संभावना उनके पूछे जाने की, तो वो क्वेश्चन साथियों कराए जाते हैं रात्रि 8 बजे। लाइव क्लास चलती है ये टारगेट सिलेक्शन पर, और मेरे द्वारा ही कराई जाती है क्लास। तो साथियों यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टारगेट सिलेक्शन, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और सर्च करके ही रोजाना रात्रि 8 बजे आप लोग आ जाया करिएगा उस क्लास में। बहुत मजा आता है साथियों, बहुत सारे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि उन सभी की तैयारी तो मैंने बहुत शानदार करवा दी है, लेकिन अगर आप वहां पर आ जाते हैं तो आपकी तैयारी में भी 4 चांद में बहुत आराम से लगा दूंगा। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए अब यहां पर इसका आपको शुद्ध वर्तनी का संक्षेपण करना है। देखिए बड़ा आ है तो बड़ा आ यहां पर आ गया। चलिए रा है तो साथियों यहां पर क्या आ गया, एक तरीके से ये वाला रा आ गया। उसके बाद या है। देखिए अब अगर बात करें आर्यवर्तनी, कौन सा शब्द आपसे पूछा जा रहा है, एक तरीके से सही है। देखिए ये नहीं होगा, आर्यवर्त होता है। आर्यवर्त कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो अगर साथियों इनको इस तरीके से, इनका अगर एक शब्द बनाएंगे तो कौन से ऑप्शन का शब्द बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका शब्द बनेगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहा जाता है, तो बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भी संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, दुर्भी संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। देखिए केतु का मतलब क्या होता है, केतु का मतलब होता है साथियों झंडा, ठीक है ना। तो केतु का मतलब झंडा होता है, और झंडे को पताका कहते हैं, पताके को निशान कहते हैं। यानी कि झंडे के ये तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन ग्रह साथियों ये केतु का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। जो प्राप्त ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो प्राप्त ना हो उसको साथियों अलभ कहा जाता है। क्या अलभ कहा जाता है? आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इनमें से किस शब्द में साथियों इल प्रत्यय नहीं है? देखिए यहां पर अगर बात करें इल प्रत्यय कहां पर नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जटिल में तो है, स्नेहिल में भी है, फेनिल में भी है, लेकिन शामिल में साथियों इल प्रत्यय नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए। और अगर आप साथियों इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मानना है कि आपको यहां इस चैनल के माध्यम से ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जिस कंटेंट को पढ़कर साथियों हजारों हजार के हिसाब से बच्चे अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। तो यहां पर साथियों एसएससी जीडी की क्लासेस मैंने ली थी, बहुत शानदार एक तरीके से साथियों अभी उसका रिजल्ट आने वाला है। देखिएगा हजारों हजार के हिसाब से वहां पर बच्चों का साथियों सिलेक्शन होगा, टारगेट सिलेक्शन से पढ़कर और एग्जाम फतेह से पढ़कर। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाता है। ये 2 पॉइंट आप लोग साथियों जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रवृत्ति का साथियों विलोम क्या होता है? बताइए क्या प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? साथियों निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? निवृत्ति होता है। जिनका भी आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, यानी कि कहां पर आपको साथियों विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? विरह अथवा यह वरदान, इसमें नहीं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, नहीं। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही, नहीं। प्रियतम को समझा पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, न जा सकी न ठहर सकी, यहां पर आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कलई खुलने का मतलब क्या होता है? साथियों बताइए। इस मुहावरे की अगर बात करें साथियों, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की खुलाई उतर जाना, कलई उतर जाना, या रहस्य प्रकट हो जाना। तो मैं कहूंगा साथियों अगर किसी का राज फाश हो जाता है यानी कि उसकी कलई खुल जाती है, यानी कि रहस्य साथियों प्रकट हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि लौकिक का साथियों विलोम बताना है क्या होगा? यानी कि लौकिक का साथियों विलोम क्या होता है? मुझे कमेंट करके साथियों बताइए कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। देखिए लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। क्या होता है साथियों? अलौकिक होता है, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए न्यून शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। देखिए अगर बात करें, मैंने आपको बताया था साथियों अगर किसी आधा अक्षर आपके सामने आ जाए, क्या आ जाए साथियों? आधा अक्षर अगर साथियों आपके सामने आ जाता है और उसी के साथ या आपके सामने या आ जाए या साथियों वा आ जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर साथियों हमेशा और हमेशा वहां पर यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वहां पर हमेशा यड़ संधि होती है। तो यहां पर देखिए आधा अक्षर आया है और या आया है, तो यहां पर साथियों यड़ संधि हो जाएगी। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर ऐसे करके 2 मात्राएं लगी हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी, ठीक है ना। अगर साथियों बात करें 1 मात्रा लगी हो तो वहां पर कौन सी? वहां पर गुण संधि होगी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही लिखा हुआ? देखिए अगर साथियों तत्काल लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन अगर तात्कालिक लिखना होता है तो तत्कालिक नहीं होता है साथियों, ठीक है ना। क्या होता है? तात्कालिक होता है। तत्काल ऐसे लिखा जाता है, तात्कालिक ऐसे लिखा जाता है। दोनों की वर्तनियां बिल्कुल सही हैं। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का भाव अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? बताइए। तो काम करने की बहुत धीमी गति, बिल्कुल साथियों के 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब क्या होता है? काम करने की बहुत धीमी गति। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए तो अब आपके सामने साथियों जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 38 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आपका टारगेट जो होना चाहिए वो साथियों 16 से 17 का रहना चाहिए। चलिए तो बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों लिए हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। इसके नेता कौन थे साथियों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेता थे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार की वजह क्या थी? इसका कारण क्या था? समय से पूर्व कमीशन का गठन हुआ तो नहीं,
सभी सदस्य अंग्रेज थे, या अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी के थे इस वजह से इसका बहिष्कार हुआ भारत में, या गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से? मैं कहूंगा कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का एक मुख्य वजह थी कि सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, कोई सदस्य इसका साथियों भारतीय नहीं था। तो क्या होगा, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ साथियों? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। महात्मा गांधी ने जो भाग लिया है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया है, यानी कि 1931 वाले में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का दूसरा युद्ध साथियों कब हुआ? तो अगर बात करते हैं 1526 की तो पहला युद्ध हुआ। अगर बात करते हैं साथियों 1556 की तो दूसरा युद्ध हुआ, यानी कि आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अशोक की अगर बात करें तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था साथियों? 261 ईसा पूर्व में कलिंग ने साथियों कलिंग पर आक्रमण किया गया था अशोक के द्वारा। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था बताइए मुझे? तो यहां पर अगर बात करें आप लोग भी ध्यान रखेंगे साथियों, कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी बताइए? गुप्त काल में, मौर्य काल में, या सातवाहनों के काल में, या साथियों कुषाण काल में? मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों कुषाण काल में विकसित हुई थी, यानी कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में विकसित हुई थी। पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है साथियों? चावल का कटोरा कहा जाता है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि साथियों कौन से हैं मुझे बताइए? तो अगर बात करते हैं सहारा मरुभूमि की तो विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुभूमि है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत की अगर बात करते हैं साथियों मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। क्या आंसर आपका जो जाएगा, यानी कि भारत में मुद्रास्फीति जो है ना ये थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था मुझे बताइए? शहरी गरीबी को दूर करना? नहीं। अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, यह था क्या उद्देश्य? तो मैं कहूंगा नहीं। अल्पसंख्यक को उन्नत करना? नहीं। गरीबों में सबसे अधिक गरीब जो हैं इनकी मदद करना, यही साथियों अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं मुझे बताइए? तो अगर बात करें साथियों आयात निर्यात बंद, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था का आंसर क्या जाएगा? आयात निर्यात बंद। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है इसका संबंध किससे है बताइए? तो इसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, यानी कि कब लागू हुआ भारत का संविधान? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं 26 जनवरी को लागू हुआ, बिल्कुल साथियों 26 जनवरी को ही लागू हुआ। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है साथियों? 25 वर्ष चाहिए होती है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सुपर फास्ट तरीके से साथियों इस क्वेश्चन को देखिए कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। उसके बाद देखिए पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूग्लिना को जाना जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन ही साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम है। सुपर फास्ट तरीके से। उसके बाद देखिए साथियों प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है साथियों? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? तो इलाहाबाद संग्रहालय और लखनऊ संग्रहालय को मिलाकर एक कर दिया गया था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए।
देवा शरीफ साथियों यूपी में कहां पर है, तो मैं कहूंगा ये तो बाराबंकी में। कहां पर है, बाराबंकी में है। भातखंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ, यानी कि ये इसकी स्थापना साथियों कब हुई मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं वो 2000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, बिल्कुल इनमें से कौन सा शोध संस्थान साथियों आगरा में है मुझे बताइए। देखिए अगर एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये संस्थान कहां पर है, ये आगरा में संस्थान है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। एक्स से रंग रूट चुना जाता है, तो कांस्टेबल्स में से ही साथियों एक्स से रंग रूट चुना जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है, तो साथियों कौन सा है, कांस्टेबल का पद सबसे साहस और चुनौती वाला पद है। उसके बाद देखिए निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, तो अनुच्छेद 39 के का में साथियों उपबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, ये 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। जैविक संदूषक के अंतर्गत आते हैं, तो जंतुओं का मलमूत्र भी आता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव भी आते हैं जैविक संदूषक के अंतर्गत, और मानव का मलमूत्र भी आता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो फ्रांस के पेरिस में है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। हैकिंग, फिशिंग ये किस प्रकार के अपराध है, तो ये तो साइबर अपराध हैं। कैसे अपराध है साथियों, साइबर अपराध है। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मो मैनोमीटर इस यंत्र का नाम है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट कमेंट करके साथियों आप बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे लैक्टोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लैक्टोस की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है साथियों, अवंतिका है। क्या नाम है साथियों, अवंतिका है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को, ठीक है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था, तो किसने हराया था साथियों, अफगानों ने हराया था। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको साथियों होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, यानी कि इसका आंसर ए होगा तो ए लिखना है 75 का, बी होगा तो 75 का बी, सी होगा तो 75 का सी, डी होगा तो 75 का डी। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को साथियों आपको कहां पर लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जिससे साथियों पीडीएफ का मैंने जिक्र किया है था, उस पीडीएफ को आप ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में साथियों, जाकर आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें एक प्लेलिस्ट का लिंक भी साथियों आपको दिया जा रहा है यहां पर। उस प्लेलिस्ट की अगर बात करें, उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप पढ़ डालते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके, उसमें जितनी भी क्लासेस साथियों सभी को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका साथियों बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।